TV Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात से बात अली अब्बास के साथ के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का चौथा बड़ा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसे कराची कहा जाता है, जिसको मिनी हब, मिनी पाकिस्तान, कराची की शेरग और जिसकी आबादी इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ आवाम से भी ज़्यादा उस पर मुश्तमिल है। और कराची वो शहर है जो इस वक्त सियासत में भी बड़ा गर्म है। कुछ सियासी पार्टियां कहती हैं कि इसको अलग यूनिट बनाया जाए, कुछ कहती हैं अलग सूबा बनाया जाए और कुछ कह रहे हैं कि इसे वफाक के हवाले किया जाए। और कराची इस वक्त बड़ा मौजूए बहस है क्योंकि जगह जगह तरक्याती काम चल रहे हैं जिसकी वजह से खुदाई हुई भी है, लोग परेशान हैं। इस वजह से बड़ी सियासत में भी वो है। और इस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बल्दिया अज़मा कराची है, उसके जो डीजी हैं वर्क्स, जो ये सारे कामों की निगरानी करते हैं और उनकी निगरानी में ये काम होते हैं, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी उनकी पुरकशिश शख्सियत है और बासलाहियत इंजीनियर हैं और इस वक्त बल्दिया अज़मा कराची के डायरेक्टर जनरल डीजी वर्क्स वो तैनात हैं और इस वक्त 20 ग्रेड के वो माशाल्लाह सबसे सीनियर अफसर हैं। और इनकी काबिलियत को देखते हुए हुकूमत सिंध ने इस दफ़ा डीजी तैनात किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मुग़ल साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कराची शहर में कितने तरक्याती काम चल रहे हैं। ये बताते चलूँ कि सिंध कराची में जो इस वक्त काम हो रहे हैं उसमें बल्दिया अज़मा कराची के साथ मिलकर हुकूमत सिंध ने अपने भी प्रोजेक्ट दिए हुए हैं जिनकी ये निगरानी करते हैं, जो मेगा सिटी के नाम से हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से इन्हें एडीपी की मद में फ़ंड दिया जाता है, प्रोफेशनल एडीपी की मद में फ़ंड दिया जाता है और बल्दिया अज़मा कराची अपने फ़ंड से भी काम कराती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कितने मालियत के तरक्याती काम चल रहे हैं और कितने मुकम्मल हो गए हैं और कितने जो है पाए तकमील पे इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तारिक मुग़ल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी टाइम दिया। नहीं, आपकी मेहरबानी है, आपने जो है वो हमें ऐसा काबिल समझा और आपने फिर इंटरव्यू के लिए आए। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि इस वक्त जो है ये जिस पोस्ट पर आप तैनात हैं डीजी, ये कराची की वर्ष की इस वक्त सबसे बड़ी पोस्ट है, इससे बड़ी कोई पोस्ट ही नहीं है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। अच्छा ये बताएं, इस वक्त बल्दिया अज़मा कराची और सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट आपके निगरानी में चल रहे हैं उस वक्त टोटल कितनी मालियत के, बड़े छोटे मिला के इस वक्त कितनी मालियत का काम हो रहा है? सर अभी हमारे पास जो पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट एडीपी की मद में हमारे पास अलग स्कीमें थी, प्रोविंशियल एडीपी की अलग हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स की अलग हैं। और जो है हमने एक इंटरनल रोड्स लिए थे जिसमें 26 रोड्स लिए थे, वो अलग हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट्स की जो स्कीमें थी वो 10 अरब रुपए के करीब हैं और उस वजह से हम मेगा कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं जिसमें राशिद मिनास है, सर शाह सुलेमान है। जहाँ जहाँ पे ये पानी खड़ा होता था उसमें हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है। तो उसमें पानी की लाइनें हैं और सेवरेज सिस्टम डाला है। पानी की लाइन अगर कहीं ख़राब है उसमें तो 24 इंच की लाइन अभी आप देख रहे होंगे कि राशिद मिनास पे 24 इंच की लाइन डल रही है। लेकिन साइड में पानी की जो लाइनें डाली जाती हैं वो तो वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसका काम है, वो तो आप उसकी निगरानी जरूर करते हैं क्योंकि उनके जो एमडी हैं वो कहते हैं कि जितना इस वक्त पानी की मद में या सीवरेज की मद में कराची शहर की अगर गली में भी काम हो रहा है तो वाटर बोर्ड। सर ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे चीज़ों में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हम अब अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं किसी जगह पे, सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो पानी की सीपेज और सेवरेज के, तो उसकी वजह से हमारी जो स्कीमें हैं वो अनकम्प्लीट हो जाती है। तो लिहाजा हम ये करते हैं कि अगर हम कॉरिडोर ले रहे हैं पूरा तो उसका सेवरेज सिस्टम भी चेंज करें। पानी की लाइनें अगर लीकेज हैं तो वाटर बोर्ड वालों के साथ मिलके हम कहते हैं कि हम उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम चेंज करें। इस वक्त एडीपी और प्रोफेशनल एडीपी और ये छोटे बड़े और जो हुकूमत से अलग ग्रांट देती है तकरीबन 100 अरब रुपए तक की आपके इस वक्त काम चल रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक। क्योंकि 2-2 करोड़ के आपके अभी 350 काम आपने टेंडर किए थे, वो सारे अगर मिलाएं तो 100 अरब रुपए से तजावीज कर जाती है रकम। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह लोग नेमतुल्लाह खान का दौर याद करते हैं कि यार, हालांकि उस वक्त तो सिर्फ 129 अरब रुपए आए थे, उसको याद करते हैं बड़ा। मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में बहुत ज्यादा तरक्याती काम करा रही है सिंध हुकूमत, लेकिन नजर नहीं आता। और क्या मसला है कि लोग हर सियासतदान कह रहा है खंडर बन गया कराची, खंडर बन गया। देखिए बात ये है कि कराची की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है
और आप अगर महंगाई की शरह देखें नेमतुल्लाह खान के ज़माने के हिसाब से और अभी के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़ गया। 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो 129 अरब रुपए इस ज़माने के, अब आप अगर इस कैलकुलेशन करेंगे जो आजकल जो उसके हैं, तो वो आप देख रहेंगे कि 500-600 अरब तक चले जाते हैं। तो 500-600 अरब अभी भी सिंध गवर्नमेंट हमारे पास छोटी छोटी स्कीमें, जैसे अब 2-2 करोड़ रुपए की डिस्ट्रिक्ट एडीपी की स्कीमें, अब वो 461 स्कीमें, पहले अगर देखा जाए 2018 से लेकर 2022 तक ये स्कीमें जो है वो अबेंडेंट थी, मगर मेयर साहब के आने के बाद मेयर साहब ने इसको यूटिलाइज किया। डोर टू डोर जो है वो हमारे यूसी चेयरमैन थे, यूसी चेयरमैनों के पास छोटे छोटे जो काम थे 2-2 करोड़ रुपए के, वो स्कीमें हम पहले 568 स्कीमें थी वो जो हमने कंप्लीट की। उसके बाद 467 स्कीमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडीपी में आई, जो इस साल हमने 271 कंप्लीट किए हैं। 237 स्कीम हमारी नेक्स्ट ईयर में चली जाएंगी। उसके बाद हम जितने भी अपने मेंबर हैं अपने काउंसिल के, उनको फी मेंबर को मेयर साहब ने 2-2 करोड़ रुपए की स्कीमें दी हैं जो नेक्स्ट ईयर में जाएंगी, और उसके अब हम टेंडर करेंगे। प्रोविंशियल एडीपी के काम है, हम देखें गलियों में, आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी पेवर ब्लॉक्स गलियों में लगाए, वो चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो आपको साउथ हो, वेस्ट हो, ज्यादातर स्कीमें जो है वो गलियों में हमने काम करके दिखाया, जो हालांकि वो टाउन का था मगर हमने वो केएमसी ने करके दिया है। और उसके तकरीबन मेरे ख्याल में 200 स्कीमों से ज्यादा बड़ी स्कीमों पे मेयर साहब ने इफ्तिताह भी किए हैं, और इनागुरेशन में भी, और आइंदा साल भी इंशाल्लाह इस साल भी आपको 200-250 स्कीमें जो है वो मेयर साहब इफ्तिताह भी करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर में हमारे 13 अरब रुपए के जो इंटरनल रोड्स हैं, 139 रोड्स हमने पूरी कराची के लिए हैं जो अंदर इंटरनल स्ट्रीट है, इस साल वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा तारिक भाई, जैसे इसी पाकिस्तान में चले, आप यूरोप को छोड़ दें, पाकिस्तान का ही एक सूबा है, सूबा पंजाब। वहाँ जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं बड़े, तो उसके साथ जो उसका मुतबादिल रास्ता होता है उसको वो बेहतरीन पहले बना देते हैं ताकि शहरियों को कोई परेशानी ना हो। और इसका आप पंजाब में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाब में वो इसका बजट रखते हैं बाकायदा, जब टेंडर करते हैं कि भाई, ताकि लोगों को, हमारे यहाँ ये देखा है जो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं लेकिन लोगों को मालूमात नहीं है, और वो क्योंकि मुतबादिल रास्ता हम बनाते नहीं है, वो उसी गड्ढों में से गाड़ियाँ जाती हैं, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये वाली पॉलिसी आप क्यों नहीं इख्तियार करते कि पंजाब की तरह पहले एक सर्विस रोड बना दें, भले हल्का ही उस पर कारपेट कर दिया जाए ताकि गाड़ियाँ आसानी से गुजरती नहीं, तो कोई परेशानी नहीं। देखिए बात यह है कि अभी थोड़ा सिर्फ यहाँ पे इशू हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना रही है अपना रेल लाइन, जी वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं कि जो सर्विस रोड नहीं बनी, इसकी वजह से जो है वो पब्लिक परेशान है। आप अभी देखें अजीमपुरा की ब्रिज 90 दिनों में बनी थी। जी, 90 एक रिकॉर्ड कायम किया। अजीमपुरा की ब्रिज 90 दिनों में बनी थी। उसके बाद कैटल कॉलोनी की ब्रिज वो भी 100 दिनों में बनी थी। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे ये इतना बिजी रोड है, मगर कहीं भी आपको ट्रैफिक की या पब्लिक ने कभी भी शिकायत नहीं की होगी कि भाई हम जो है वो हमें कोई परेशानी हुई। वो रोड ब्रिज भी बन गई 90 दिनों में, और पब्लिक ने एक बंदा भी नहीं कहा होगा कि भाई इस ब्रिज बनने से हमें ट्रैफिक में इतनी परेशानी हुई। इतना फ्रीक्वेंटली मेयर साहब दिन ब दिन रात को, मेरे ख्याल में सीएम साहब जो है स्पेशली हर हफ्ते वहाँ पे आते थे, और सारी चीज़ें उन्होंने मॉनिटरिंग की, और उसकी वजह से जो है वो एक नेक नामी भी रही केएमसी की, जो काम जो करते थे क्या हम करते आ रहे हैं। और वो जो अभी प्रोजेक्शन जो है वो हम पहले मीडिया में नहीं था, अभी मीडिया में प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं, तो वो काम हम नज़र भी आ रहे हैं। हमने पूरा सिस्टम एक बनाया हुआ है कि वो रोड्स जो काफ़ी सालों से जो है वो नहीं बनी, अब हम उन रोडों को बनाने जा रहे हैं। 26 रोड हमने मेयर साहब के स्पेशल उस पे जो है उस पे सीएम से इनको रिक्वेस्ट की थी। 26 रोड जैसे आप देखेंगे, अबुल असवानी रोड है, अबुल असवानी रोड बना रहे हैं। आपका साहिबा अख्तर रोड जो है वो अगर देखा जाए तो 95 में बना था, तो उसके 2002 में, सॉरी 2002 में बना था। 2002 के बाद ये 20 सालों के बाद फिर ये रोड जो है वो बन रहा है। तो हम उसको अभी भी आप देखें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर 12 इंच की सेवेज की लाइन है, वो आज से 20 साल बनी, उसके बाद अपार्टमेंट्स बन गए, वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा था। तो अभी हमने उसको 24 इंच की सेवरेज लाइन भी डाली है, और उसको जो है वो प्रॉपर उसमें बना रहे हैं। आपसे ये मालूमात चलती है कि
जो हमारे कराची के जो इदारे हैं, जो बल्दियात ही के माते थे, उनमें एक ताउन भी और राब्ते सही नहीं है। क्योंकि देखें, जब आप एक सड़क बनाने जाते हैं, अक्सर ये देखा गया कि आप बना के हटते हैं, पीछे से वाटर बोर्ड या कोई एक इदारा आता है और अपनी लाइनें खोदना शुरू करता है। अभी हालिया में मैं आपको 6 रोड गिनवा दूं, आपने भी एक मेमार का एहसनाबाद रोड बनाया था, आप बना के हटे नहीं है कि दूसरे दिन वहाँ वाटर बोर्ड वाले अपनी 33 इंच की लाइन डाल दी, वो पूरा रोड खत्म हो गया। ऐसे ही आपने अभी बनारस पे एक नया रोड बनाया था, उसकी भी एक हफ्ते। तो ये आप लोग वैसे तो पहले एक लेटर लिखते होंगे इदारों को कि भाई हम ये रोड मुकम्मल करने जा रहे हैं, अगर आपका कोई काम है, तो इस पे अमल क्यों नहीं होता था? देखिए, उसमें अब बात ये है कि हम ज़ाहिर है इसको डिपार्टमेंट को लेटर, जो भी स्कीम हमारी होती है, तो हम पहले डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम वाटर बोर्ड की आते हैं हमारे साइडों पे, और हम उसको फेस भी कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अब जब हम रोड बना के जा रहे हैं, उनके कोई फॉल्ट आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये बदकिस्मती है कि वो रोड फॉल्ट आया था। वो उनका, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें हम अगर देखा जाए ना कि हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे रोडों बनाने में या जहाँ रोड डैमेज होते हैं, वो वाटर बोर्ड का ही काफ़ी, यानी कि वाटर बोर्ड अब ऐसा एक इदारा हो गया है कि अभी हमने तकरीबन 25 टाउनों के नाज़रीन से, चेयरमैन से हम जब मिले, वो भी वाटर बोर्ड से परेशान थे, आप डीजी भी वाटर बोर्ड से परेशान है, और अक्सर मेयर भी वाटर बोर्ड से बड़े नाला नजर आते हैं। तो ये वाटर बोर्ड क्या ऐसा हाथी हो गया, बेलगाम हाथी की? देखिए, मैं क्या कर सकते हैं, अभी जाहिर है अंडरग्राउंड उनकी सिस्टम डला हुआ है, ठीक है, और आपने पूरी कराची जो है वो नेचुरल उस पे ग्रेडियंट पे है कि पानी जो है वो, उसमें कोई भी पंपिंग मशीनरी इस्तेमाल नहीं है। पंपिंग मशीनरी सिर्फ इस्तेमाल हो, हमारे पास साउथ के कुछ रीजन है जहाँ पे पंपिंग मशीनरी वाटर बोर्ड की लगी है, जिसकी वजह से वो सेवरेज सिस्टम जाता है। बाकी थ्रू आउट कराची में कहीं भी पंपिंग स्टेशन नेचुरल ग्रेडियंट बना हुआ है, पानी वहां से जाता है। मगर मसला ये है कि आज जो पहले हमारे कुदरती अपना बरसाती नाले थे, वो कब्जा हो गए और उसमें सारी चीजें हो गई, उसकी वजह से वो आगे, और उन्होंने अपना सेवरेज सिस्टम जो है वो बरसाती नालों में कनेक्ट कर दिया। और प्रॉब्लम यही हुआ कि वो हम जब बारिश होती है तो वो पानी हमारे बरसाती नाले लेते तो हैं, मगर उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है, 2 से 3-4 घंटे। तो वो उसमें वो पानी जब तक वो 70% तो आप अभी देख रहे हैं कि हमारे बरसाती नाले वो सेवरेज पे चल रहे हैं। तो अगर वो सेवरेज सिस्टम को अलग कर दें और बरसाती नालों को अलग कर दें, ये 2-3 घंटे जो पानी खड़ा होता है वो भी नहीं खड़ा होगा। अच्छा तारिक भाई, एक बात ये बताएं, इंटरनल जब आप आते हैं और ये आपके जो टेंडर होते हैं, इस साल तो आपने पहली दफा ई पेड पे आप गए हैं, लेकिन इससे पहले भी और इस ई पेड पे जाने के बावजूद भी बड़ी आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो बड़ी, उन्हें शिकायतें होती हैं कि हमें काम नहीं मिला, एक कंपनी को 25 काम मिल गए तो हमें सिर्फ एक भी नहीं मिला। ये बड़ी शिकायतें आती हैं इस। और दूसरी बात ये भी कि मैं ये देखता हूँ कि आप जैसे थे डीजी हैं, पता नहीं आला काम आपसे मशवरा लेते हैं नहीं लेते, कि जो कमेटी है जिसने पिछली दफा भी टेंडर की और शिकायतें के अंबाल लगे, यहाँ बड़ा तूफान बदतमीजी भी हुआ, कॉन्ट्रैक्टरों ने प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जब दोबारा काम आया वही कमेटी, क्या केएमसी में के अफसरान का कोई फुकदान है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात ये है कि आप ई पेड वाला सिस्टम, पहले तो चलो मैन्युअली था, अभी ई पेड वाला सिस्टम आ गया। सर वही कमेटी थी आपकी जो पिछली दफा थी। देखिए, कमेटी ई पेड में भी शिकायतें हैं सर, अभी अभी आपकी फिर आपके यहाँ के ठेकेदार प्रेस क्लब जा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर तो कहेगा कि भाई, लेकिन एक को सर 10 काम मिल गए। अभी मुझे ये बताएं, देखिए हमारी स्कीमें जो है वो 20% बिलो पे जा रही हैं, किसी पे सारी चीजें, उसमें कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में हो रहा है। जाहिर है एक कंपनी के पास अगर 25 काम वो विन करती है तो हम उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना सर। या तो विन वालों को भी नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं है। जो काम जिसने विन किया है वो हम आगे, वो सेप्रा में भी जाते हैं ना। देखे, एक फोरम बना हुआ है, एक प्रोक्योरमेंट कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी के बाद जो है सीआरसी होती है, सीआरसी के बाद अगर उसने नहीं किया फिर एक वो अपना वो है वो सेप्रा, फिर वो सेप्रा में जाता है। अब वो चीजें अगर ऐसी कोई होती तो कहीं सीआरसी में उसकी कंप्लेन खत्म हो जाता, उसका कोई नई सीआरसी कंट्रोवर्शियल हो गई तो वो आगे सेप्रा का प्लेटफॉर्म है, सेप्रा में चले जाएं, सेप्रा में भी जो है वो उनको भी क्लियरेंस मिल जाती है।
तो ऐसी कोई वो नहीं होती कि हम जो है किसी को जो है वो, अगर वो एक बंदा काम नहीं जीता, क्योंकि उनमें रेट्स वगैरह का भरना होता है, टेक्निकली वो जी, होता जी। है, तो वो उसमें सारी चीजें जो है जैसे वो। तारिक भाई, एक और है कि जो आपके पास इंजीनियर है माशाल्लाह 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के, ये देखा गया है कि यहाँ सीनियर लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती है। आपके बहुत से चीफ इंजीनियर हैं जो शिकायतें कहते नजर आते हैं कि हमसे जूनियर ऊपर हैं और हम सीनियर होते हुए नीचे हैं। इस पे भी देखिए ना, आपकी बात कुछ चलती है बात कोई बात ये है कि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वो 20 ग्रेड का मैं ही एक अफसर हूँ यहाँ पे जो काम कर रहे जी, जी। हैं, और उसके बाद मेरे पास जो टीम है वो सारे तकरीबन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो एक फुकदान है उसका, वो फिर हमने उन्हीं 19 ग्रेड वाले अफसर को हमने चीफ इंजीनियर की चार्ज भी दी हुई है, वो काम कर रहे हैं, और बराबर जो सीनियर है वो सीनियर की जगह पे काम कर रहा है। कोई जूनियर को उसको हमने कहीं पे भी वो नहीं किया। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं, इस वक्त केएमसी जो है देखा गया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक कौंसिल है, इससे बड़ा कोई इदारा ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इनके पास मशीनरी का बड़ा फुकदान है, आप लोगों के पास मशीनरी तो है ही नहीं। यहाँ तक कि आपके जब अपने ही कोई काम होते हैं, जैसे नाला खोलना है या कोई इमरजेंसी, तो आप प्राइवेट रेंट पे हायर करते हैं मशीनरी। ये क्या वजूहत है कि केएमसी ने अपनी मशीनरी क्यों नहीं बनाई? देखिए बात ये है कि जैसे अगर आप लाहौर में जाएं तो लाहौर की जो बल्दिया है उसके पास हर चीज अपनी है, वो किराए रेंट पे नहीं लेती। देखिए बात ये है कि हमारे पास जो टेक्निकली टीम के हिसाब से हमें जो डंपर और लोडर और वो है वो हमारे पास अभी भी हैं, वाटर टैंकर भी हमारे पास मौजूद है अपने केएमसी का, जिससे हम जो है छोटे छोटे पेचेस वगैरह भी हम अपने उससे करवाते हैं। और ये जो बरसाती नालों का है ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं आता, नहीं आता, वो म्यूनिसिपल सर्विसेज में आता है। म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है वो उनके पास नहीं है सर। उनके पास जो मशीनरी पहले अवेलेबल थी अब वो सब उनके पास खत्म नहीं हो है, गई, जो तो वो सब टेंडर वगैरह करते हैं, उसमें वो हाँ, काम उसी से होता करवाते हैं, है। उसी से करते अच्छा तारिक भाई, ये बताइएगा, इस वक्त बल्दी आजमा कराची के सिर्फ अपने फंड से जो बल्दी आजमा कराची, उससे कितने आपके तरक्याती काम चल रहे हैं? हैं। सर बल्दिया उज़्मा कराची में जो अपने फंड से तकरीबन हमारी 35 स्कीमें हैं, जिसमें जो सुई साधारण गैस वालों ने रोड कटिंग की थी, उसकी हम सारे पूरी कराची में जितने भी उन्होंने रोड काटे वो ट्रेंचेस बनाने जा रहे हैं, टेंडर हमने कर दिए हैं। उसके अलावा महरम हराम में आपने देखा होगा कि इमाम बारगाह के बाहर जो है वो हमने रोड काम कराए, तो वो भी केएमसी फंड से हुए हैं। और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल पे भी जो मसाजिद के बाहर लाइटें और रोड बनेगी वो भी हम करवा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारी स्कीमें बड़ी, जहाँ पे भी हमें मेयर साहब, स्पेशली मेयर साहब की वो होती है कि भाई जो है केएमसी के पैसे खर्च करें और हमारे रोड है, तो तकरीबन हमारी 35 स्कीमें, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें शामिल है। जो हम ये कितनी मालियत की बनती है? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10 अरब के करीब हो जाएंगी। 10 अरब रुपए मालियत की, बहुत बड़ा एक बजट हाँ, है। 10 अरब रुपए की है, जिसमें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी हम काम कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट के सराउंडिंग रोड हैं, सदर की मार्केटों के रोड हैं, स्पेशली आप देखेंगे कि जो हम जो है वो एम्प्रेस मार्केट बना रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट आपने खुद देखी है कि वहाँ पे पहले क्या था, अब क्या पोजीशन है, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से सिविल लाइन में एक हमारी मार्केट थी पुरानी, उसको हमने रिनोवेट किया है। आप हमारी जो पुरानी खालिक रिनो हॉल था उसको हमने वो किया। तो इसी तरह जो जो ओल्ड मार्केटें थी ना वो भी हम जो है अभी टेकअप किया हुआ है। अभी रिसेंटली मेयर साहब के इंस्ट्रक्शन पे अभी आप मेट्रोपॉलिटन होटल से आप अगर निकलेंगे तो वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी, हम उसको भी जो है वो रिनोवेट कर रहे हैं उसी कंडीशन में। अच्छा, आपने मेट्रोपॉलिटन का अच्छा हुआ नाम ले दिया। शारा फैसल पे जो भी आपकी प्रोजेक्ट अभी 3 दिन पहले ही मुकम्मल हुआ है, उसकी पूरी वो टाइल्स दोबारा उखड़ने लग गई हैं। आपने देखा होगा बड़ा मीडिया में भी उसका आ रहा है कि अभी मुकम्मल भी पूरा नहीं हुआ। और टाइल जो आपने ब्रिज बनाया है, मोटरसाइकिल चढ़ के क्रॉस करते हैं नीचे जब आप उतरते हैं, कहाँ पे देख अक्सर आपके कामों में ये देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा आता है कि मटेरियल जो है ना वो बड़ा नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कोई आपके इंजीनियर आला के साइड पे होते हैं? देखिए बात ये है कि वो अगर कोई होगी निग्लिजेंसी होगी, मैं उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता, मगर अभी भी हम ये किया है कि हमने जो है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए ये कंसल्टेंट को भी मुकर्रर किया है कि वो भी वेरीफाई करें हमारी स्कीमों को। मगर एक याद है 19-20 कभी कहीं हो जाता है कि मटीरियल में कहीं, अभी आप देखें हैवी ट्रैफिक है, कोई वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो कोई वाइब्रेशन पे कोई टाइल वगैरह गिर गई तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको फिर हम जो है वो
कर लेते हैं, रिनोवेट कर लेते हैं। अच्छा तारिक भाई, एक वो बताएं, माशाल्लाह आप इस कराची के बहुत सारे इदारों में अलग अलग मुख्तलिफ पोस्टों पर कायम थे, आप यहाँ तक के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे टाउनों के, और बड़े आपने वहाँ काविशें की। तो टाउनों में जब आप एडमिनिस्ट्रेटर, एक पूरे मालिक और एक ये डीजी, इसमें और उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए वो माहौल और डीजी का माहौल एक अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। और मैं तो एक मिसाल भी देता हूँ कि एक सीएम साहब के पास मीटिंग हुई थी, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए थे, सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे, और अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। मैं उस टाइम डीएमसी वेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उस जमाने में पूरे टाउनों में, डिस्ट्रिक्ट्स में सैलरी का भी फुकदान होता था। मगर जब मैंने अपना सीएम साहब को कहा कि मेरे पास कोई भी फुकदान नहीं है और मेरे पास पैसे भी मौजूद हैं, मैं काम भी कराता हूं, और फिर उसके बाद जो है वो कभी कमिश्नर साहब को भी लेके जाता हूं अपने इलाके में विजिट करवाने के लिए, रऊफ अख्तर फारूकी साहब थे उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कहा उनको भी लेके जाता हूँ, एमपी एमएनए को भी ऑन बोर्ड लेता हूँ। उस टाइम सॉलिड वेस्ट भी मेरे पास ही था, हमारे पास होता था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पास, तो काम कराते थे। तो वो सीएम साहब ने उस बड़ी मीटिंग में, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर बनो कराची के। बाकी सब ने तो शिकायतें की, ये वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर जिसने शिकायत नहीं की। अच्छा तारिक भाई, एक थोड़ा पर्सनल एक सवाल है कि अक्सर आप बाद अखबारात की जीनत बनते हैं, एक आपका डिग्री का बड़ा इशू होता है, बाद सहाफियों को बड़ा इस पर एतराज है कि इनकी एग्रीकल्चर की डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, ये क्या इशू क्या है इससे, कुछ आप बताएं। सर ये सहाफत में बात ये है कि ये चीज़ें 2005 में मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की भी डिग्री है और बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी है। तो हमेशा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को वो लेते हैं कि भाई वो उनके साथ वो नहीं है अपना लिंक। तो हमारे पास अगर हम जब एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था, तो तकरीबन आप हमारे पास 27 से 28 इंजीनियर्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुए थे, उनकी भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री थी। तो वो 2005 में ही वो एक डिसाइड एसएनजीडी और लॉ डिपार्टमेंट को भेजा था, उन्होंने उसको इक्वल कर दिया था। उसके बाद रूल्स अमेंडमेंट भी हुए थे, वो तो उसमें इक्वल, उसमें कोई इशू नहीं है। वो तो एक वो काम ही होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें 70-80% सिविल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट है सारे, और उसको जो है वो कभी कभी मीडिया बनाती है कि वो और 34 साल मुझे इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हुए हैं, और इसी को जो है वो हम काम कर रहे हैं। आज तक कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है, किसी किस्म की आप वो नहीं है, तो काम कर रहे हैं, फील्ड में भी होते हैं, हर चीज जगह पे होते हैं। वो कराची के तो कोई शक नहीं है। फिर अच्छा मुझे तक ये बताएं कि 2026 का एक नया बजट आ चुका है बल्दे आज़मा कराची का, तो अब इस नए साल के लिए शहरियों के लिए आपने कितनी स्कीमें रखी हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हों? छोटे तो आप माशाल्लाह 12 महीने कराते रहते हैं। सर 139 रोड्स बड़े हैं, 13 अरब रुपए के, जो इस साल कराने जा रहे हैं हम। 26.5 रोड्स के जो मैंने बताया था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इस साल आए तो वो कैरी आउट हुए 5.5 अरब रुपए की, वो इस साल वो भी हमारी होंगी। और उसके बाद 10 अरब रुपए की जो मेगा स्कीमें थी हमने, वो भी कैरी फॉरवर्ड हुई, वो भी इस साल हमारी काम होगी। सबसे ज्यादा अभी आपको मैं बताऊंगा कि पहलवान गोट वाला एक कॉरिडोर बना रहे हैं हम। नाथा खान से जो पब्लिक की ट्रैफिक आती थी अपना राशिद मीनार डिग रोड से, और डिग रोड से फिर जोहर की तरफ आती थी, तो वो अब सीधा फिर वहां से आएगी नाथा खान से सीधा आके अपना सफुरा की तरफ। तो वो पहलवान गोट का ट्रैक हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरा एक सिस्टम डाला हुआ है, पानी की लाइनें भी डाल रहे हैं, सेवरेज सिस्टम भी डाल रहे हैं, बरसाती नाला भी बना रहे हैं उसमें स्ट्रॉम वाटर इनका अपना जो ड्रेनेज वाला है, ड्रेनेज की सबसे बड़ी फुकदान था उस लाइन पे, हम वो भी खत्म कर रहे हैं। तो वही आपको कॉरिडोर ऐसा नजर आएगा इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर। जो पब्लिक परेशान होती थी इधर से जाने के लिए, अब वो नाथा खान से निकलेगी सीधा सफुरा। अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि आपके इसी डिपार्टमेंट में कुछ अफसरान के पास बहुत ज्यादा काम है, उन्हें 5-5, 4-4 ओहदे दिए हुए, कुछ ऐसे हैं जो एक भी नहीं है और सिर्फ वो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ हमारे पास यही होता है ना कि काम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तजर्बेकार टीम की फुकदान है, ठीक है। अब जाहिर है जो काम मुझे अच्छा लगेगा, आपको जो है मुझे हमें अगर काम कराना है, और जो फील्ड में रहता है, जो दिन रात काम करता है, तो जाहिर हमारी प्रायोरिटी होगी। कुछ पैराशूट भी तो आते हैं ना, जैसे इसमें तो बड़ी हर इदारों में पैराशूट नहीं, यहाँ पे पैराशूट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पैराशूट आपको वही टीम नजर आएगी जो हमारे फील्ड में रहती है।
आप रात को 2 बजे भी वो नजर आ जाएगा, सुबह अगर वो उसको 10 सुबह 10 बजे आप असल में कहेंगे उन्होंने वो भी। नाज़मीन के साथ काम किया ना, उन्हें आदत है, क्योंकि नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अफसरान को रातें जगाने की आदत डाल दी थी, और सैयद साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो मीटिंग ही रात में करते थे, दिन में तो मिलते नहीं वो देखे अभी भी देखे मेयर साहब रात को निकलते हैं। हाँ, ये मेयर भी रात को निकलते मेयर हैं। साहब जो है वो दिन रात जो है वो एक किया लगे है। होते हैं अपने उसमें, और उनकी अनथक मेहनत की वजह से ये सारी केएमसी की जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जी वो हुई है ना, वो मेयर साहब के उस पर ही हुई है। मेयर साहब ने एक एक चीज जो है वो अपने उसमें रखी हुई है, और हर चीज की निगरानी, उनकी वो सारी चीजें देखभाल, एक एक चीज रात को 2 बजे 3 बजे भी साइड पे आना, वो उनकी अनथक मेहनत है मेयर साहब की जो है वो। इसको सारी जो भी अगर कराची की डेवलपमेंट की है वो क्रेडिट मेयर साहब को ही जाता है। मेयर साहब है, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब है, तो उनके पास ही जाता है क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं। सही बात है कि नौजवान हैं और वैसे तो एक ही पार्टी के मेयर हैं, तो फंड भी काफी वो लेके आ चुके हैं। लेकिन इतने काम होने के बावजूद फिर आप क्या समझते हैं, जो ये सियासतदान है, में भी सियासी हलकों में बड़ा मशहूर है कराची, पूरी दुनिया में मैसेज गया हुआ है कि कराची मोहनजोदड़ो बन गया है, या तो ये प्रोजेक्ट आखिर का शिकार हो रहे हैं, क्या वजूहत है कि इतने काम होने के बाद भी आज लोग कुछ नहीं है? जिस दिन ये अपना रेड लाइन वाला मंसूबा पूरा हो जाएगा ना, उस दिन सबको कराची को अच्छा लगेगा। आप देखें इंटरनल स्ट्रीटें बन रही हैं, आप पहले भी आप माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको भी इसमें कराची में, मुझे भी तकरीबन 25-26 साल हो गए यहाँ पे, और 25-26 सालों में अभी जो इंटरनल स्ट्रीट्स पे काम हो रहा है, ये देखिए टाउन का भी है, टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो भी इन चीजों पे काम करे। हमारे तो समझो कि 106 रोड है, मगर हम जो है वो इंटरनल स्ट्रीट भी बना के दे रहे हैं। पहले हमेशा जब भी आप देखें, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का जमाना हो, चाहे वो आपका नेमतुल्लाह साहब का, तो उन्होंने भी अपने कॉरिडोर पे काम किया है जी। मगर मेयर साहब ने इंटरनल स्ट्रीट्स पे भी काम किया है, उन्होंने वो इंटरनल स्ट्रीट्स पे भी काम किया है। असल में उन्होंने तो वो यूसीओ को 35 और 64 करोड़ रुपए वैसे ही दे दिए थे कि आप खुद काम करें, तो इसलिए उन्होंने उन्हें जब मेयर साहब ने आपके यूसीओ को फंड नहीं दिया, उन्होंने कहा काम मैं खुद कराऊंगा। ये कमाल साहब ने रविश डाली थी, जो वहाब भाई ने भी वही रविश बरकरार रखी। सर उस जमाने में मैं भी था, वो जो जब यूसीओ को पैसे मिले थे वो किस तरह हुए काम, वो भी मुझे पता है कि क्या हुआ था। बहरहाल उस चीजों में मैं नहीं यूसीओ को निचली सतह जो इख्तियार की मुंतकली थी उस पर अमल किया था। मैं उस चीजों में नहीं जाना चाहता कि वो उस जमाने में यूसीओ में क्या हुआ था। यूसी के नाज़रीन है, देखें ये बल्दियात का मकसद ही होता है कि निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकली। नाजिम साहब ने उस पर फुल अमल किया कि उन्होंने निचली सतह पे एक नाजिम को पैसे खुद दे दिए कि आप अपने इलाके के खुद ही मसले हल कर लें। लेकिन कमाल साहब आए, उन्होंने इस सिस्टम को खत्म किया और उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी स्कीमें लिख के दें, हम खुद कराएंगे, शहरी हुकूमत खुद कराएगी। यही पॉलिसी जो है आपके वहाब साहब ने भी हमारे इख्तियार की कि चेयरमैनों से कहा कि आपके इलाके के जो भी काम है वो हमें लिख के दे दें, हम खुद कराएंगे। उन्हें फंड नहीं दिए, तो इसलिए आपको उन गलियों में भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाब साहब ने ये खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। अगर उन्हें फंड दे देते नेमतुल्लाह की तरह, तो आपको आज ये नहीं कह रहे होते कि हमें गलियों में भी बताएं काम करना पड़ रहा है। आप अभी मुझे बताएं, नेमतुल्लाह साहब के जमाने में हर साल यूसी को कितने पैसे मिलते थे? सर 35, पहली दफा में 35 दिए, फिर 35 लाख दिए। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद 64 दिए। अभी एक यूसी चेयरमैन को कितने पैसे मिल रहे हैं एक साल में? सर देखें उस वक्त वही, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि उस वक्त के 3 लाख और आज के 12 लाख के मैं वही कह रहा हूँ, मैं 35 लाख भी कहता रहा हूँ, 64 लाख भी आप कह रहे हैं ना। अभी अब पर यूसी को 12 लाख रुपए मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट दे रही है, और मेयर साहब की तरफ से 1-1 लाख रुपए अलग से जाता है उनको। 13 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस पर यूसी में आप देख रहे हैं कि 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए हर यूसी को मिल रहा है पैसे, हर साल के पैसे मिल रहे हैं। मगर मसला ये कि जब वो हम ढकने लगाने जाते हैं ना, सेवरेज के ढकने चाहिए, तो वो भी यूसी के चेयरमैन कहता है कि आप लगा के दे, या वाटर बोर्ड लगा के दे, या केएमसी लगा के दे। वो अपने फंड से नहीं लगाते। तो जब देखें कि वो अब 34 लाख और कहाँ से 1.5 करोड़ रुपए, अब उसको भी मुआवजा करें। पैसे तो मिल रहे हैं यूनियन काउंसिल को, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे। यूनियन काउंसिल भी ऑन करे, 15 लाख रुपए अगर आते हैं, वो अगर छोटी सी लाइट है जो आप ये 1.5 करोड़ गिन रहे हैं तारिक भाई, उन्हें उस वक्त 4 लाख रुपए यूसी को मिलते थे, तो साल के वो भी 60 लाख तो उन्हें भी मिल रहे थे, और उस वक्त के 60 लाख आज नहीं, उस जमाने में आप याद करें 2 लाख रुपए मिलते थे सर। 2 लाख के 2 लाख नहीं 2 लाख रुपए, उनके पास 35 लाख रुपए इनको डेवलपमेंट साइड पे मिले थे।
तो 2 लाख भी डेवलपमेंट। सर उस वक्त के 24 लाख जो है तो अभी 1 करोड़ के बराबर है। अभी आप उसको देखें ना पर यूनिट। खैर हमारी ये बेस नहीं है, खैर ये है कि उस जमाने अब उस जमाने में वो तो आपने कहा कि हमें गलियों में जाना पड़ रहा है, तो मैंने उस पर आपसे कह दिया कि क्योंकि वो वहाब साहब ने और कमाल भाई ने ये काम किया है कि अपने अंडर में लिया, तो इसलिए अब आपको गलियों में भी काम करना पड़ रहा है। अब बस आखिरी सवाल ये है कि तारिक भाई, अल्लाह आपको ही कामयाब करे, आपकी कोशिशें, बस थोड़ा सा ये है कि जो शहर की इस वक्त हालात हैं, जो आप देख रहे होंगे, आप भी जाहिर से इसी शहर में रह रहे हैं 26-27 साल से, आपका ताल्लुक खैरपुर से रहा, थोड़ा ये बताएं कि जब आप खैरपुर में थे तो कभी उस वक्त बचपन में आपने सोचा था कि मैं कराची जाऊंगा और कराची जाके इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करूंगा? सर मैं जब मुझे जॉब मिली थी शुरू में, तो मेरी पोस्टिंग कराची में हो रही थी, पर मैंने सक्खर प्रायोरिटी दी कि मुझे घर के करीब है सक्खर। फिर सक्खर के बाद खैरपुर में कुछ अर्सा रहा, और कुछ अरसे रहने के बाद जब मैं कराची, मेरा ख्वाब था कि मैं कराची जाऊं और कराची में काम करूं। और मेरी जब ये गुलशन टाउन की BMC, उस जमाने में ZMC की ऑफिस होती थी, तो मैंने ZMC ऑफिस, अभी मुझे पता नहीं होता था कि ZMC क्या है, या हम तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ZMC का उस जमाने में मुझे इस चीज़ में इल्म नहीं था। किसी ने मुझे बताया कि ये ZMC की ऑफिस है, और खुदा की कुदरत 4 महीने के बाद उसी जगह पे मेरी ट्रांसफर हो गई, और मैं पहली पोस्टिंग मेरी गुलशन टाउन में हुई। पहली पोस्टिंग मेरी गुलशन टाउन में हुई, हाँ ZMC के बाद। उसके बाद मेरे प्रमोशन हुए, मेरे जो है वो मैं TUIS की अमाड़ी लगा, फिर मुख्तलिफ कराची के पूरी तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि 34 साल में जो सर्विस को हो गए, और 34 सालों में कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि कोई मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो अपने स्टाफ के साथ, या किसी उसमें, या किसी जगह पे हमने वो किया हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि 34 सालों में अपनी एक नाम को भी बनाया है, इज्जत भी बनाई है, और अल्लाह ताला आगे भी जितना सफ़र बाकी है सर्विस का, तो अल्लाह ताला वो भी बेहतर गुजारेगा इंशाल्लाह, यही अल्लाह से दुआ है। शुक्रिया। ये थे तारिक मुगल साहब, जो इस वक्त DG वर्क्स हैं बल्दिया अज़मा कराची के, जो हमें बता रहे थे कि इस वक्त शहर कराची में तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा के काम चल रहे हैं, और तकरीबन 300 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, और आइंदा 2027 में जो है इस वक्त तकरीबन 120 स्कीमें मुकम्मल होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी स्कीम जो है सपूरा वाली, जो नाता खान से सपूरा पे डायरेक्ट जा रही है, अगर वो स्कीम मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में, तो वो शहरियों के लिए एक बड़ा वो होगा। लेकिन इनसे जब हमने बात की तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक वो इदारा है जिस तरह तमाम नाज़मीन, चेयरमैन और शहरी जिस तरह उनकी हरकतों से परेशान है, इस वक्त DG भी हमें वैसे ही उनकी हरकतों से परेशान नज़र आया। और वो यही कह रहे थे कि सीवरेज और पानी की जो निकासी आपकी जो लाइनें हैं उन्होंने बड़ा मुतासिर किया है, और हमारी नई सड़कें जो हैं उसी की वजह से टूटती हैं। अगर वो वाटर बोर्ड अपनी सही काम करे तो हमारे अरबों रुपए की जो शहर की सड़कें हैं वो काम आ सकती हैं। तारिक मुगल साहब का कहना था कि नौजवान क़यादत जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी जो दिन रात कोशिश है उसकी वजह से इस वक्त कराची शहर में 1 अरब रुपए से ज़ायद के काम चल रहे हैं। जो आपको ये बताता चलूँ कि मेयर कराची का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो इस वक्त सिंध में बड़ी हुकूमत में भी है, और वो अपनी इसी सियासी वजह से हुकूमत सिंध ने इस वक्त इन्हें 3 मदों में 3 किस्म के फंड ग्रांट दे रही है जो तरक्याती काम करें। और इंशाअल्लाह आज जो कराची के लोग मंजोदड़ो कह रहे हैं, इंशाअल्लाह 2027 के एंड तक काफ़ी स्कीमें मुकम्मल हो चुकी होंगी, और उसके बाद लोग कहेंगे कि वाकई में मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मेरे ख्याल से ये भी उन्हें एक फ़ायदा होगा क्योंकि 2027 इलेक्शन का साल भी होगा, लोगों को सुकून मिल जाएगा। इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं बल्दिया अज़मा कराची के। तो तमाम नाज़रीन को अल्लाह हाफ़िज़।